सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम आज की तारीख डालना भाई, जो क्वेश्चन 10 लिखे ना इसमें आज की तारीख डाल लेना। और जब भी कभी पेपर हो तो फिर पेपर को आज की तारीख से मिलाना। आज अपन ने 2 क्वेश्चन के लिए कहा इसमें से। अध्याय 3 जो आज सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में पढ़ रहे हैं वो अध्याय 3 है और उसका नाम है राजस्व एवं प्राप्तियां। राजस्व एवं प्राप्तियां। अपन ने अध्याय 2 में नियम 26 तक पढ़ा था। अध्याय 3 में नियम 27 से प्रारंभ होता है और नियम 41 तक इसमें अपने नियम हैं। तो पहले नियम 27 में क्या कहता है ये सुनो। क्यों साहब 26 पढ़ लिए थे ना पहले। अध्याय 2 में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, ये बात अपन ने पढ़ी थी। तो अब नियम 27 में क्या कहता है इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि बिना समझे आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये कहता है कि नियंत्रण अधिकारी मालेखाकार से उसको हर महीने का एक लेखा विवरण पिछले महीने का अगले महीने की पहले वीक में भेज दिया जाता है। तो मालेखाकार के द्वारा नियंत्रण अधिकारी को एक लेखों के संकलन का विवरण भेजा जाता है। उसके बाद नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से लेखों का विवरण प्राप्त करके लेखों का संकलन करता है और मालेखाकार से प्राप्त विवरण से अपने द्वारा तैयार किए गए लेखा विवरण का मिलान करता है। तो ध्यान से समझ लेना, मालेखाकार के आंकड़ों से लेखों का मिलान किया जाता है नियंत्रण अधिकारी के द्वारा, और आरण और वितरण अधिकारी आंकड़ों का मिलान करता है कोषाधिकारी के लेखों से। समझ आ गई। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि नियंत्रण अधिकारी ही मालेखाकार से लेखों का संकलन करता है, चाहे वो लेखे राजस्व से संबंधित हों और चाहे खर्चे से संबंधित हों। यदि इन लेखों के मिलान में या रिकंसाइलेशन में कहीं डिफरेंस आता है तो वो नियंत्रण अधिकारी मालेखाकार से सुधार करने हेतु निवेदन करेगा। उसके बाद इसी में आगे ये भी कहता है कि यदि मालेखाकार के लेखों में कोई जमा या राजस्व जमा तो बताया, लेकिन विभागीय लेखों में वो क्रेडिट या जमा नहीं है, तो संबंधित अधीनस्थ अधिकारी से नियंत्रण अधिकारी उसका कारण स्पष्ट करने के लिए कहेगा। ये नियम किसमें कहता है? 27 में कहता है। इसमें ये भी देखेगा नियंत्रण अधिकारी कि अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो राजस्व विभागों में प्राप्त हुआ वो राजस्व कोषागार में उन्होंने सही ढंग से राज्य की संचित निधि या कोई सार्वजनिक राशि प्राप्त हुई है तो उस राशि को लोक लेखे में जमा करा दिया है, और जमा कराई गई राशि मालेखाकार के लेखा विवरण से अनुसार सही है या नहीं है। तो ये बातें अब आपसे यदि ये कहा जाए, यदि राजस्व प्राप्ति के लेखों में रिकंसाइल या मिलान के समय कोई अनियमितता या गलती पाई जाती है तो सुधार हेतु मालेखाकार को लिखेगा नियंत्रण अधिकारी।
इससे संबंधित नियम है 27। ये अपने नियम 27 में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। तो इसमें लिखो, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त लेखा विवरण से विभागीय लेखों का संकलन करेगा। और यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधीनस्थ अधिकारियों ने प्राप्त राशियों को राज्य की संचित निधि ओब्लिक लोक लेखे में विधिवत रूप से जमा करा दिया है। विधिवत रूप से जमा करा दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके, महालेखाकार से प्राप्त लेखा विवरण से विभागीय लेखों का मिलान करेगा। यदि लेखों में कोई गलती है या अंतर आता है तो महालेखाकार से सुधार हेतु अनुरोध करेगा। और यदि कोई राशि लेखों में जमा बताई गई है लेकिन विभागीय लेखों में उसे शामिल नहीं किया गया है, तो संबंधित अधिकारी से कारण स्पष्ट करने हेतु कहा जाएगा। अब अपन ने देखो इसमें लिखा था कि अधीनस्थ अधिकारियों से लेखा विवरण प्राप्त करेगा, तो लिखो अधीनस्थ अधिकारियों से लेखा विवरण
GA 13 में प्राप्त किया जाएगा। GA जर्नल एब्स्ट्रैक्ट GA 13 में प्राप्त करेगा। अब अपन नियम पढ़ेंगे 28। इसको मोस्ट करना। इसमें हर साल एक क्वेश्चन आता है। अब देखो इस नियम 28 में 5 बातें कहता है। सबसे पहली बात जो अपन ने ऊपर कही वही रिपीट यहाँ पहली बात वही करता है। कहता है कि हर माह के पहले सप्ताह में मालेखाकार से नियंत्रण अधिकारी को एक लेखा विवरण भेजा जाता है। पहली बात केवल इतनी कहता है कि हर महीने के पहले सप्ताह में पिछले महीने का मालेखाकार के द्वारा नियंत्रण अधिकारी को एक लेखा विवरण भेजा जाता है। अकाउंट एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, तो लेखा विवरण भेजा जाता है। दूसरी बात कहता है कि नियंत्रण अधिकारी अपने यहाँ लेखों का संकलन करेगा। किसके आधार पर? अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त लेखा विवरण जो GA 13 में प्राप्त करता है। ये कहता है कि कोषाधिकारी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण अधिकारी लेखों का संकलन नहीं करेगा। कोषाधिकारी से तो केवल ये कह सकता है कि विभागीय आंकड़े और आपके आंकड़े आपस में मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, या विभाग ने जो सूचना दी उसको आप वेरीफाई या सत्यापित कर दो, ये तो कह सकता है। लेकिन लेखों का संकलन विभागीय अधिकारियों से प्राप्त विवरण से करेगा। कोषाधिकारी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लेखों का संकलन नहीं करेगा। तीसरी बात कहता है, जो भी राजस्व जमा कराने वाले अधिकारी या कोई भी करदाता चालान से राशि जमा कराएंगे कोषागार में या बैंक में, तो उस चालान पे लेखा विवरण सही लिखा जाना चाहिए कि कौन से हेड का पैसा है। तो सही शीर्षक या हेड का लेखा वर्गीकरण किया जाना चाहिए। यदि गलत लेखा वर्गीकरण कर दिया, गलत क्लासिफिकेशन या गलत हेड में पैसा डाल दिया, तो सही खाते में पैसे नहीं जाएंगे। विभागीय आंकड़ों और कोषागार के आंकड़ों में अंतर आएगा। तो कहता है कि विभागीय आंकड़ों और कोषागार के आंकड़ों में कम से कम अंतर हो, इसके लिए लेखा वर्गीकरण क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। नंबर 4 कहता है, यदि विभागीय आंकड़ों और उसके लेखाकार के आंकड़ों में यदि अंतर आता है तो सुधार हेतु संबंधित अधिकारी संबंधित कोषागार के माध्यम से मालेखाकार को सुधार हेतु GA 15 में लिखेगा। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि यदि विभागीय आंकड़ों और उसके मालेखाकार के आंकड़ों में अंतर पाया जाता है तो सुधार हेतु मालेखाकार को लिखा जाएगा। वो प्रारूप उसका चालान का प्रारूप या उसका प्रारूप का नंबर है, तो GA 15 बताना था। ये पिछली बार आया था। इसके बाद नंबर 5 पे ये कहता है कि राज्य सरकार में लोक लेखे में राशि जमा कराने से संबंधित 2 हेड या शीर्षक हैं। एक राज्य कर्मचारियों का भविष्य निधि जो उनके वेतन में से हमेशा हर महीने काटा जाता है। तो ये जो GPF का पैसा है ये सरकार का राजस्व नहीं है, ये राज्य कर्मचारियों का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक का पैसा राज्य सरकार की अभिरक्षा में
रखा जाता है। जीपीएफ का पैसा कर्मचारियों का है, इसलिए वो लोक लेखे में जमा किया जाता है, जिसको अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं लोक निधि में रख दिया जाता है। इसके बाद कहता है कि ऐसी राज्य कर्मचारियों का एक राज्य जीवन बीमा होता है। उस राज्य जीवन बीमा का प्रीमियम भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन में से काटा जाता है। तो यदि लेखा करते समय जीपीएफ का पैसा राज्य बीमा के खाते में चला जाए और राज्य बीमा का पैसा भविष्य निधि खाते में चला जाए, तो इसके लिए, इसके सुधार हेतु निदेशक राज्य जीवन बीमा और जीपीएफ भविष्य निधि के अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कब? फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति पर एक निर्धारित प्रारूप में ट्रांसफर एंट्री करने के लिए महालेखाकार को लिखेंगे कि ये पैसा इधर से इधर कर दीजिए, ये मिस डेबिट या क्रेडिट हो गया है, तो इसको आप इस प्रकार ट्रांसफर एंट्री करके सही कर दो। तो जीपीएफ का पैसा यदि उसमें चला गया इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का जीपीएफ में, तो आपस की ट्रांसफर एंट्री करा ली जाएगी, तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो कर्मचारी को सही समय पर सही खाते में उसका पैसा मिल जाए और सही ब्याज उस पर मिलता रहे। तो नियम ये 28 में ये बात कहता है। तो लिखो, नियम 28 का हेडिंग लिखो, लेखों से संबंधित विवरण। लेखों से संबंधित विवरण। नियम 28 के 1 में, नियम 28 और उसका फर्स्ट, नियम 28 और उसका पहला लिखो, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के प्रारंभ में नियंत्रण अधिकारी को, प्रत्येक माह के प्रारंभ में नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के द्वारा एक लेखा विवरण भेजा जाता है। नियम 28 का 2, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों से, अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर लेखों का संकलन करता है, लेखों का संकलन करता है, कोषाधिकारी की सूचनाओं के आधार पर कोषाधिकारी की सूचनाओं के आधार पर लेखों का संकलन नहीं किया जाता है। कोषाधिकारी की सूचनाओं के आधार पर लेखों का संकलन नहीं किया जाता है। कोषाधिकारी से, कोषाधिकारी से विभागीय सूचनाओं का सत्यापन कराया जा सकता है। कोषाधिकारी से विभागीय सूचनाओं का
सत्यापन कराया जा सकता है। नियम 28 का 3, चालानों पर सही लेखा वर्गीकरण, चालानों पर सही लेखा वर्गीकरण चालानों पर सही लेखा वर्गीकरण विभागीय, इसमें लिखो, विभागीय अधिकारियों के द्वारा चालानों पर सही लेखा वर्गीकरण कराना चाहिए, ताकि विभागीय आंकड़ों डेटा, विभागीय आंकड़ों व कोषाधिकारी के आंकड़ों में कम से कम अंतर आए, यदि नियम 28 के 4 में, नियम 28 के 4 में यदि विभागीय लेखा वर्गीकरण में, यदि विभागीय लेखा वर्गीकरण में कोई गलती हो गई है, यदि विभागीय लेखा वर्गीकरण में कोई गलती हो गई है, तो सुधार हेतु संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से GA 15 प्रारूप में, GA 15, इसको अंडरलाइन करना, 15 को, GA 15 प्रारूप में मालेखाकार को लिखा जाएगा। GA 15 प्रारूप में मालेखाकार को लिखा जाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, पिछली बार तो ये पूछा था कि विभागीय लेखा वर्गीकरण में गलती होने के कारण सुधार हेतु मालेखाकार को लिखा जाता है, वो GA का प्रारूप है, तो केवल 15 नंबर में आपको बताना था। अब की बार ये बात GA 15 नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? विभागीय लेखा वर्गीकरण में अशुद्धि हो गई है, तो इसके सुधार हेतु लिखा जाएगा कोषाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को। ये तो होगा सही उत्तर। अब ऐसे 3 ऑप्शन और देगा वो, समझ में आ गई? तो वो एक ऑप्शन ये कह देगा कि नियंत्रण अधिकारी को और मालेखाकार को लिखा जाएगा, कि नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से मालेखाकार को लिखा जाएगा,
तो ऐसे आपको बताना है कोषाधिकारी के माध्यम से मालेखाकार को लिखा जाएगा। समझ में आ गई? तो ये बात आपको याद रखनी होगी। अब की बार वो सीधा सवाल आपसे नहीं पूछेगा। तो अब की बार जो अनुभव जो कहता है कि इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, लेकिन ये जीए का प्रारूप न पूछ करके या ये तीनों बातें जोड़ दे कि सही बताओ किसके द्वारा किसको किस जीए में लिखा जाएगा, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो अब लिखो नियम 28 का 5। नियम 28 का 5। देखो जीपीएफ का जो हेड है वो तो है 8005, और राज्य जो जीवन बीमा है उसका जो शीर्षक है हेड है वो 8011। तो इसमें लिखो 28 के 5 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भविष्य निधि का शीर्षक 8005, भविष्य निधि का शीर्षक 8005 और राज्य जीवन बीमा का शीर्षक 8011 में राशियों की गलत जमा हो गई है। 8011 में राशियों की गलत जमा हो गई है, तो निदेशक राज्य बीमा, तो निदेशक राज्य जीवन बीमा और भविष्य निधि अधिकारी एक निर्धारित प्रारूप में ट्रांसफर एंट्री करने हेतु मालेखाकार से निवेदन करेंगे। अब देखो इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि यदि राज्य जीवन बीमा, सवाल कैसे पूछ सकता है, यदि राज्य जीवन बीमा और भविष्य निधि की राशियों में गलत जमा हो गई है, तो बोलो किसके द्वारा कब और किसको लिखा जाएगा। तो निदेशक राज्य जीवन बीमा और भविष्य निधि के अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसको लिखेंगे, मालेखाकार को ट्रांसफर एंट्री करने के लिए लिखेंगे कि भाई ये इधर की इधर जमा हो गई है, इसको क्या करो, ट्रांसफर एंट्री, आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर एंट्री करके सुधार कर दो।
तो ये कब लिखा जाएगा? वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर। हर महीने के अंत में नहीं, हर वीक के अंत में नहीं, रोजीना नहीं, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर। ये अपन ने नियम 28 में 5 बातें पढ़ी। अब नियम 29 इसमें लिखो विभागीय नियम। 29 में क्या? विभागीय नियम। ये विभागीय नियम क्या होते हैं? कहता है कि राज्य सरकार में जो राजस्व नियंत्रण विभाग का जो भी हेड या अधिकारी है, राजस्व नियंत्रण विभाग का जो भी अधिकारी है या भी राजस्व नियंत्रण विभाग है, वह पैसों की बकाया कितनी है, उसका किस प्रकार से संग्रह करना है और उसका किस प्रकार से लेखा रखा जाना चाहिए, जिन लोगों ने राशि जमा कराई उनको रसीद कैसे और कौन देगा, इसके संबंध में विभागीय नियम बना सकते हैं। इसके संबंध में, इस प्रक्रिया के संबंध में क्या कर सकते हैं? विभागीय नियम बना सकते हैं। कौन? उस राजस्व नियंत्रण विभाग का अधिकारी या राजस्व नियंत्रण विभाग या राजस्व विभाग का जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, वो इसके संबंध में क्या कर सकता है? विभागीय नियम बना सकता है। तो इसमें लिखो राजस्व से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी राजस्व संग्रहण कलेक्शन, राजस्व संग्रहण लेखांकन और राज्य की संचित निधि में जमा कराने, राज्य की संचित निधि में जमा कराने की प्रक्रिया के संबंध में राजस्व जमा कराने की प्रक्रिया के संबंध में और भुगतान जमा कराने वाले को रसीद देने के संबंध में नियम बना सकेंगे। नियम बना सकेंगे। अब नियम 30 इसमें कहता है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सरकारी राजस्व को छोड़ा नहीं जाएगा। यदि इसकी वसूली होने की संभावना नहीं हो तो समायोजन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जाएगी। मतलब किसी को भी अपन छोड़ दें या उसको पोस्टपोन कर दें, बाद में दे देना, ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। ये नियम 30 में कहता है। तो लिखो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के राजस्व की बकाया छोड़ा नहीं जाएगा।
छोड़ा नहीं जाएगा, वसूली की संभावना नहीं हो तो सक्षम प्राधिकारी को समायोजित करने के लिए लिखा जा सकेगा। एडजस्टमेंट करने के लिए लिखा जा सकेगा। नियम 31, एडिंग लिखो। राजस्व खाते में राशि जमा वास्तविक प्राप्ति पर ही करनी चाहिए। राजस्व खाते में राशि जमा वास्तविक प्राप्ति पर ही करनी चाहिए। अब इसको समझो, ये छोटी छोटी बातें उठा के वो क्वेश्चन पूछता है। तो देखो कई बार क्या होता है, एक बार गंगानगर का सीटीओ था सूरजाराम वर्मा, वो कॉमर्शियल टैक्सेस ऑफिसर थे। उनको टारगेट दिया डिपार्टमेंट ने कि आपको इस महीने में 80 लाख रुपए टैक्स का कलेक्शन करना है। तो वो मेरे पास, मैं बीकानेर कंस्ट्रक्शन डिवीजन में डब्ल्यू था, तो वो मेरे पास आया, बोले पंडित जी हमारा आपके ऊपर सेल टैक्स का 80-85 लाख रुपए बकाया है, तो यदि ये पैसे आप जमा करा दो तो मेरा टारगेट पूरा हो जाए। तो मैंने कहा जी मैं तो जमा करा दूं, लेकिन हमारे पास इसके लिए सैंक्शन गवर्नमेंट से नहीं आई हुई है। तो बोलो मेरी इज्जत बच जाएगी, ये सैंक्शन आप जैसे तैसे करके ले आओ, और या कोई उपाय बताओ कि मैं इनको 40 लाख रुपए, या जो और तो कलेक्शन हो जाएगा लेकिन 40-50 लाख रुपए कम पड़ेंगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन कॉल होगा। तो मैंने कहा कि आप सस्पेंस ऐड को डेबिट कर दो, अगले महीने में मैं ये सैंक्शन ले लूँगा दिल्ली से और आपके पैसे जमा करा देंगे। तो तब तक आप अकाउंट्स में क्या करो, सस्पेंस ऐड को डेबिट करो और सेल टैक्स को क्रेडिट कर दो। केवल खातों में पैसा तो आए नहीं, कि केवल एक एंट्री करनी है आपको लेखों में। तो यहाँ यही बात ये कहता है कि अनावश्यक रूप से सस्पेंस उच्चंती खाते को डेबिट करके राजस्व खाते को क्रेडिट करके या जमा बताना निषेध या वर्जित है। राजस्व खाते को जमा तभी करो जब आपको वास्तव में उसकी राशि प्राप्त हो जाए। तो ये बात कहता है। तो ये कौन सी नियम में है? नियम 31 में। समझ में आ गया? तो लिखो, जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं हो, जब तक सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं हो, उच्चंती खाते को डेबिट करके, उच्चंती खाते को, डेबिट का मतलब नाम, उच्चंती खाते को डेबिट करके और राजस्व खाते को क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब जमा, राजस्व खाते को क्रेडिट करना वर्जित है। राजस्व का मतलब रेवेन्यू, तो राजस्व को जमा तभी करना चाहिए, आगे लिखो,
राजस्व को जमा वास्तविक प्राप्ति पर ही करना चाहिए। राजस्व खाते को जमा वास्तविक प्राप्ति पर ही करना चाहिए। ये अपन ने आज अध्याय 3 का नियम 31 तक पढ़ा है ना। आज 31 तक पढ़ा। अब इसके आगे अपन आरएसआर और जीएफआर आरएसआर पढ़ेंगे, राजस्थान सेवा नियम। उसको बोल क्या? अब अपना दूसरा सब्जेक्ट है राजस्थान सेवा नियम। आरएसआर, राजस्थान सेवा नियम। इसमें पिछली बार कहां तक पढ़ा था? अपनी ड्यूटी राज्य सरकार के कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाएगी, प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षण। और दूसरा पढ़ा था कि सेवा में न्यूनतम व अधिकतम आयु कितनी होगी, किस किस को आयु में कितनी छूट है। ये बातें अपन ने पढ़ी थी। आयु के निर्धारण के लिए कौन से प्रमाण पत्र मान्य होंगे, क्या करना होगा, ये सारी बातें अपन ने पढ़ ली थी। नाम परिवर्तन के लिए क्या किया जाएगा, महिला कर्मचारियों के सरनेम में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये बातें अपन ने नियम 8 में पढ़ी। अब उसके बाद नियम 9 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कहा था कि आरएसआर में भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके आपको तैयारी करके आना है। आप तैयारी करके आए हो या नहीं आए हो, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको लिखने ही पड़ेंगे। लिखो, आपके आदत में नहीं आएगा वरना पढ़ना। मत रहने दे, अपनी भी गया। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आरएसआर में। देवराज तू भी लिखे, आप भी क्वेश्चन तो लिख लो, है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन लिखो। इन 10 में भी 2 क्वेश्चन की गारंटी है, तो लिखो। किसी सेवा या सेवा के स्थायी पदों की, किसी सेवा या सेवा के स्थायी पदों की संख्या की एक इकाई, स्थायी पदों की संख्या की स्वीकृति की